डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में न्यायालयों में बम की धमकी के बाद अलर्ट। हाई कोर्ट और सभी कोर्ट की सुरक्षा का होगा ऑडिट। न्यायाधीशों की सुरक्षा पर भी होगी कड़ी नजर। देहरादून को स्मार्ट सिटी का काम अधूरा रहने पर भाजपा विधायक नाखुश। स्मार्ट सिटी बजट में घोटाले का लगाया आरोप। लोहाघाट का एबट माउंट बना उभरता बर्डिंग हब। 52 पक्षी प्रजातियों का हुआ वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण। एबट माउंट बना उभरता बर्डिंग हब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड हाई कोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में जो कमियां पाई जाएंगी उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। यह आदेश बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए हैं। इनके अलावा फौरी तौर पर सुरक्षा बढ़ाने और न्यायालय परिसरों में प्रवेश के वक्त चेकिंग और पहचान पत्र दिखाने की व्यवस्था को भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीते 3 दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए परिसरों में सघन चेकिंग की, लेकिन गनीमत रही कि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। बीते 3 दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए परिसरों में सघन चेकिंग की। धमकी के बाद बुधवार को पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाकर न्यायालयों की सुरक्षा पुख्ता कराने और जिलों में क्यूआरटी गठित करने के निर्देश जारी किए गए। इनके अलावा मई दिशा निर्देश भी सुरक्षा के संबंध में दिए गए हैं। लगातार इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही त्वरित एक्शन लेने और संबंधित स्थानों पर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी न्यायालयों में आतंकवादी निरोधक दस्ते को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही परिसरों में क्यूआरटी को भी तैनात किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी न्यायालयों में कार्यवाही शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग की जाएगी। सब कुछ सामान्य होने के बाद ही न्यायालयों में कामकाज शुरू कराया जाएगा। उत्तराखंड के गैरसैंण स्थित बरारीसैंण में आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र आयोजित होना है, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से सत्र पर ठंड हावी हो गई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का साफ कहना है कि वहां ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और अव्यवस्थाएं हावी हैं। साथ ही गैरसैंण विधानसभा स्थल के चयन पर भी विधायक दिलीप रावत ने आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि गैरसैंण में बनाया गया विधानसभा भवन सही जगह पर नहीं बनाया गया है और यहां सत्र के दौरान रहना बेहद मुश्किल है। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि राजसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और राजसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद काम अधूरे पड़े हैं। भाजपा विधायक खजान दास ने खुद माना कि जिस गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पहली कार्यदायी संस्था की लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की अपनी संस्था को काम सौंपा है और अब जल्द काम पूरे होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के बजट में करोड़ों का घोटाला हुआ है। सड़कें खोदकर अधूरी छोड़ दी गई और ठीक से बंद भी नहीं की गई, जिससे बरसात में भारी दिक्कत होगी। भाजपा विधायक का सवाल उठाना ही कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करता है। देहरादून से हरिद्वार तक सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कुंभ 2027 से पहले अतिथि गृहों की सूरत बदलने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों से उन्हें सुसज्जित करने की भी तैयारी है। सचिव आवास का कहना है कि राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों
और अधिकारियों को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देहरादून से लेकर हरिद्वार तक विभिन्न राजकीय गेस्ट हाउसों का व्यापक निरीक्षण किया गया है। ये दौरा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर परखने और उन्हें आधुनिक मानकों के अनुरूप ढालने की ठोस पहल के रूप में भी है। देखिए अभी कुंभ भी नज़दीक है और इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मेरे द्वारा जो जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेस हैं उनका निरीक्षण किया गया और ख़ासकर जो हरिद्वार में जो गेस्ट हाउसेस हैं अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस है, बाकी जो दूसरे सरकारी एकोमोडेशंस हैं तो उनका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और देहरादून में जो हमारे बीजापुर गेस्ट हाउस हैं, बाकी जो दूसरे गेस्ट हाउसेस हैं उनका भी निरीक्षण किया गया। जो छोटी-मोटी जो खामियाँ पाई गई उसको दुरुस्त करने के लिए कहा गया है और 15 दिन का टाइमलाइन दिया गया है उसको निस्तारित करने के लिए। और जहाँ पे मेजर जो है फॉल्ट्स हैं उसका हम लोग एस्टिमेट बना रहे हैं, एस्टिमेट बना के उसमें जल्द हम बजट रिलीज़ करके जितनी भी खामियाँ हैं उसको दूर करा देंगे। 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें इस वर्ष 2,15,252 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हाई स्कूल में 1,12,266 ने अपना पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,722 व्यक्तिगत जबकि 1,10,544 संस्थागत शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 1,02,986 ने अपना पंजीकरण कराया है, जिनमें 3,637 व्यक्तिगत जबकि 99,349 संस्थागत शामिल हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 152 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा सीजन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस यात्रियों के लिए प्रमुख ठहराव स्थल होते हैं, जहां बड़ी संख्या में यात्री रुकना पसंद करते हैं। इसी को देखते हुए यात्रा सीजन से पहले GMVN द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। GMVN के निदेशक प्रतीक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा सीजन के मद्देनजर निगम के सभी गेस्ट हाउस में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में GMVN के गेस्ट हाउसों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग को लेकर तैयारी की जा रही है। यहां कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। शनिवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री के अधिकारियों और मेले के अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के साथ मुख्यमंत्री कुंभ के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेला क्षेत्र में 25 से ज्यादा स्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जबकि अस्थायी कार्यों के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की। और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ। चंपावत पुलिस ने वन्य जीव तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है।
चलती क्षेत्र में एसओजी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के कुशल नेतृत्व में जनपद में वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। उनके निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों और एसओजी टीम को सख्त वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकार टनकपुर वंदना वर्मा के निर्देशन में 19 फरवरी 2026 को एसओजी टीम ने चलती क्षेत्र में सूचना संकलन और सुरागरसी के आधार पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध ईश्वर राम उर्फ दीपक को पकड़ लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 162 सेंटीमीटर लंबी करीब 2 वर्ष पुराने गुलदार की खाल, एक ओप्पो मोबाइल फोन और 540 रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाए गए फंदे में गलती से गुलदार फंस गया था, जिसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने अपने ताऊ के लड़के चंदन राम के साथ मिलकर खाल निकाल ली थी और अब वो इसे टनकपुर में 2 लाख रुपए में बेचने जा रहा था। चंपावत पुलिस ने उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जनपद वासियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम नंबर 112 पर दें। टनकपुर क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शारदा वन रेंज में जंगल से लकड़ी लेने गई एक महिला पर अचानक हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार टनकपुर वार्ड संख्या 5 नई बस्ती निवासी माधुरी पत्नी भूपराम अन्य महिलाओं के साथ सेनापानी मार्ग स्थित दीवान चौकी के पास जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक निकले हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में माधुरी गंभीर रूप से घायल हो गई। हाथी का हमला होते ही साथ में मौजूद महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं के शोर मचाने पर हाथी जंगल की ओर चला गया। घटना की सूचना परिजन और ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से टनकपुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार हल्द्वानी से टनकपुर पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और वन्य जीव अधिनियम के तहत तत्कालिक सहायता के रूप में 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। वन क्षेत्राधिकारी शारदा वन रेंज सुनील शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल ना जाएं और समूह में भी पूरी सतर्कता बरतें। इस दर्दनाक हादसे के बाद नई बस्ती समेत आसपास के क्षेत्रों में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने हाथियों की आवाजाही वाले इलाकों में स्थायी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। लगातार बढ़ता मानव वन्य जीव संघर्ष प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मसूरी प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय को नरेंद्रनगर स्थानांतरित करने को लेकर मसूरी वन प्रभाग में जौनपुर प्रधान संगठन के साथ ही मसूरी के स्थानीय लोगों द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। डीएफओ कार्यालय को नरेंद्रनगर ले जाने का विरोध किया गया। जौनपुर क्षेत्र से आए विभिन्न प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही ब्लॉक प्रमुख और मसूरी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के लोगों ने कार्यालय को स्थानांतरित करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और इसे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। जौनपुर प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि इससे जौनपुर और मसूरी के क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होगी और अपने छोटे छोटे काम के लिए भी 200 किलोमीटर दूर नरेंद्रनगर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को और गति दी जाएगी। भाजपा पर लगाए गए गंभीर आरोप सकल सनातन हिंदू समिति द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशानुसार वितरित लीफलेट में अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित कई ऐसे मामले हैं जहां भाजपा से जुड़े लोग दोषी पाए गए हैं, लेकिन भाजपा की नेत्रियां
और हिंदूवादी संगठन चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए कि जब उत्तराखंड की बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते हैं तब भाजपा की महिला नेत्रियां और स्वयं को हिंदूवादी बताने वाले संगठन अक्सर मौन क्यों धारण कर लेते हैं। पार्टी का कहना है कि यदि सनातन धर्म की बात की जाती है तो उसका मूल संदेश नारी सम्मान और संरक्षण है। ऐसे में अपराधों के समय मौन क्यों? कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि यदि विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं तो उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा, न्याय और सम्मान के लिए भी एक बड़ा सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ केवल आयोजन नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी है। आज हम सभी कांग्रेसजन यहाँ एकत्र हुए हैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के निर्देशन में, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तभी से वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, जगह जगह प्रदर्शन किए। इसी मामले को आगे हम न्याय के लिए हम लोगों ने आज पूरे व्यापारिक संगठनों को, व्यापारिक संस्थानों में और जनता को जो है कॉम्प्लेक्स बांटे, जिसमें हमने एक ही गुजारिश की है कि जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो पीड़ित हैं बलात्कार से और अन्य उत्पीड़न से, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। कल हमारे रानीखेत में विराट हिंदू सम्मेलन जो है हिंदू संगठनों का शिव मंदिर में होने वाला है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी, हमारा पूरा संगठन उनसे गुजारिश करेगा कि इन पीड़ित बालिकाओं के लिए भी ये हिंदू संगठन एक आवाज़ उठाएं, जिससे कि उनको न्याय मिल सके और अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। अन्य जितनी भी पीड़ित जो बलात्कार जिनका हुआ है या उत्पीड़न हुआ, उन सबको न्याय मिल सके। इसलिए हमने जन जागृति के लिए पूरे बाजार में, प्रतिष्ठानों में और जनता में आज कॉम्प्लेक्स बांध के ये संदेश पहुंचाया है और मैं आशा करती हूं कि हिंदू संगठन इस पर संज्ञान लेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक ने संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द व अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे क्षेत्र के दलित समाज के लोग भड़क उठे। नतीजा ये हुआ कि दलित समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और धर्मपुर चौकी पहुंचकर लोगों ने देर रात हंगामा किया और चौकी का घेराव किया। साथ ही लोगों ने NH 74 पर जाम लगाने का प्रयास भी किया। आक्रोशित लोग अपनी बात पर अड़े रहे और देर रात तक हंगामा रहा। पुलिस ने मुश्किल समझा बुझाकर मामला शांत कराया और पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही युवक द्वारा समाज से माफी मांगते हुए उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई है, जिससे आक्रोशित लोगों का गुस्सा कम हुआ। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने कहा कि बाबा साहेब के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है जो संविधान और समाज के खिलाफ है। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जिसके द्वारा गलती की गई है उसकी सजा उसे कानून देगा। पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसलिए नौजवान साथियों को समझाया जा रहा है कि कानून हाथ में नहीं लेना है, संविधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करानी है। इस मामले को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विभव सैनी ने बताया कि पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के माध्यम से बताया गया है कि एक लड़के ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी कर वीडियो वायरल करा है, जिसको लेकर पुलिस इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत 19 और 20 फरवरी को एबट माउंट वन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित 2 दिवसीय पक्षी जैव विविधता आकलन और प्रलेखन कार्यक्रम का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पहल ने एबट माउंट को एक संभावित बर्डिंग हब के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों का वैज्ञानिक आकलन, उनका व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और भविष्य में प्राकृतिक पर्यटन और बर्डिंग गतिविधियों के विकास हेतु आधारभूत आंकड़ों का संकलन करना रहा। इस सर्वेक्षण में अनुभवी पक्षी विशेषज्ञों की 15 सदस्यीय टीम ने पूर्व निर्धारित 4 रूट्स पर ट्रांसेक्ट पद्धति के माध्यम से सुनियोजित ढंग से अध्ययन किया। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए इस सर्वेक्षण में कुल 52 पक्षी प्रजातियों का अवलोकन और पहचान की गई। प्रत्येक प्रजाति की संख्या, आवासीय स्थिति, व्यवहार और उपस्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दर्ज कर प्रारंभिक जैव विविधता विश्लेषण के लिए
चेकलिस्ट तैयार की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि एबट माउंट पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं संभावनाशील क्षेत्र है। यहाँ की विविध वनस्पतियां, शांत प्राकृतिक परिवेश और अनुकूल जलवायु इसे एक उभरता बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यदि इस दिशा में सतत प्रयास किए जाएं तो ये क्षेत्र राज्य के प्रमुख प्रकृति पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। इस पहल से न केवल क्षेत्र की जैव विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार होगा, बल्कि प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को भी मजबूती मिलेगी। आईटीबीपी की 36वीं बटालियन में आयोजित पुनर्मिलन समारोह उस समय भावुक क्षणों का साक्षी बना जब स्थापना काल में से जुड़े पूर्व हिमवीर एक बार फिर अपने साथियों के बीच पहुंचे। परंपरा के अनुसार प्रत्येक फरवरी माह में वर्तमान और सेवानिवृत्त जवान एक मंच पर मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं और इसी कड़ी में इस वर्ष भी आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कमांडेंट संजय कुमार ने सेवानिवृत्त हिमवीरों का स्वागत करते हुए कहा कि कोई भी जवान बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा शेर की तरह साहसी रहता है। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि इस गौरवशाली संगठन की बुनियाद आप जैसे जाबाजों ने अपने त्याग, समर्पण और संघर्ष से रखी है। किसी भी इमारत की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा ढांचा उसी पर टिका होता है। उसी प्रकार पूर्व हिमवीरों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हिमवीर आईटीबीपी की अमूल्य धरोहर हैं और उन्हें सदैव पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके अनुभव और संघर्ष की कहानियां वर्तमान जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। संवाद के दौरान जब पूर्व जवानों ने अपने सेवा काल की कठिन परिस्थितियों का उल्लेख किया तो उपस्थित जवानों का जोश कई गुना बढ़ गया। स्थापना काल से जुड़े पूर्व हिमवीरों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले संसाधनों और सुविधाओं की भारी कमी हुआ करती थी। कई दिनों तक पैदल चलकर सीमाओं तक पहुंचना पड़ता था। उस समय आईटीबीपी की केवल 8 बटालियनें थी, जो आज बढ़कर 63 बटालियनें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उस दौर में साधन सीमित थे, लेकिन जवानों के साहस, आत्मबल और देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी। आज सुविधाएं और तकनीक विकसित हो चुकी हैं और चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भले ही वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्र की आन बान शान के लिए यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो वे आज भी तैयार हैं। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी बेगराज मीणा ने भी पूर्व जवानों का सम्मान करते हुए कहा कि आप लोगों से मिलकर और आपकी बातें सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। समारोह के अंत में पूर्व हिमवीरों के सम्मान में बड़े भोज का आयोजन किया गया। पूरा कार्यक्रम देशभक्ति, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव के वातावरण में संपन्न हुआ। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।